कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो भी चीजें हैं वो आती कहाँ से हैं? अरे वो फोन जो हाथ में है या जिस कुर्सी पर हम बैठे हैं, लगभग हर चीज एक कारखाने से होकर गुजरती है। तो आज चलिए भारत की अर्थव्यवस्था के इसी असली इंजन यानी इसके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को जरा करीब से समझते हैं। अच्छा, इसकी अहमियत को समझने के लिए ना एक छोटा सा काम करते हैं। बस एक सेकंड के लिए रुकिए और अपने आसपास देखिए। आप जहां भी हैं, बस एक नजर दौड़ाइए कि आपके नजदीक क्या क्या रखा है। क्या दिखा? शायद कोई कुर्सी होगी, वो फोन जिस पर यह सब चल रहा है, या फिर जो कपड़े पहने हुए हैं। ये सब बहुत आम सी चीजें हैं, है ना? पर मजे की बात यह है कि इनमें से हर एक चीज किसी ना किसी फैक्ट्री में बनी है। ये सब उसी एक प्रोसेस का नतीजा है जिसे हम विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और आज हम इसी की कहानी को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम 4 मुख्य हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले कि मैन्युफैक्चरिंग को अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं। फिर एक इंडस्ट्री लगाने के लिए सही जगह कैसे चुनी जाती है। तीसरा, हम स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक का एक दिलचस्प सफर देखेंगे। और आखिर में इस तरक्की की कीमत पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं। हम सब ने सुना है कि मैन्युफैक्चरिंग किसी भी देश के विकास की नींव है, पर इसका असल में मतलब क्या होता है? ये इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बहुत ही सरल शब्दों में मैन्युफैक्चरिंग वो प्रोसेस है जिसमें कच्चे माल को मशीनों की मदद से बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदल दिया जाता है। इससे होता क्या है? उस चीज की कीमत बढ़ जाती है। जैसे कपास से कपड़ा बनाना या फिर लोहे के अयस्क से स्टील बनाना। और इसका असर ना कई लेवल पर होता है। ये सिर्फ खेती बाड़ी को मॉडर्न बनाने में ही मदद नहीं करता, बल्कि ये सीधे सीधे लाखों लोगों को नौकरियां देता है, जिससे बेरोजगारी और गरीबी कम होती है। और फिर जब यही तैयार माल दुनिया के दूसरे देशों में बिकता है, तो देश में फॉरेन एक्सचेंज यानी विदेशी मुद्रा आती है, जो पूरी अर्थव्यवस्था को एक मजबूत सहारा देती है। तो ये तो साफ हो गया कि इंडस्ट्रीज बहुत जरूरी हैं, पर सवाल ये उठता है कि एक फैक्ट्री लगाई कहाँ जाए? क्या इसे कहीं भी बनाया जा सकता है? इसका सीधा सा जवाब है नहीं। किसी भी इंडस्ट्री को लगाने के लिए ना कई चीजों का एक साथ होना बहुत जरूरी है। सोचिए, कच्चा माल आसानी से मिल जाए, काम करने के लिए स्किल्ड लेबर हो, पैसा यानी कैपिटल हो, मशीनों को चलाने के लिए बिजली हो, और सबसे जरूरी, बने हुए माल को बेचने के लिए एक मार्केट हो। जहां ये सारी चीजें या इनमें से ज्यादातर आसानी से मिल जाती है ना, बस वही जगह एक इंडस्ट्री के लिए परफेक्ट मानी जाती है। और जब ये सारे फैक्टर्स एक जगह मिलते हैं तो एक बड़ी मजेदार चीज होती है। इंडस्ट्रीज एक दूसरे को खींचने लगती हैं। मतलब जब कई इंडस्ट्रीज एक ही जगह पर लग जाती हैं तो वो ट्रांसपोर्ट, बैंक्स और लेबर जैसे रिसोर्सेज को आपस में शेयर कर सकती हैं। इससे सबका फायदा होता है। इसी को कहते हैं समूहन बचत या एग्लोमरेशन इकोनॉमिक्स। और यही वजह है कि कुछ शहर देखते ही देखते पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल हब बन जाते हैं। भारत में इंडस्ट्रीज को उनके मालिकों के हिसाब से भी बांटा जाता है। एक है पब्लिक सेक्टर, मतलब जो सरकार चलाती है, जैसे भेल या सेल। फिर है प्राइवेट सेक्टर, जो किसी व्यक्ति या कंपनी का होता है, जैसे टिस्को या रिलायंस। एक होता है जॉइंट सेक्टर, जहां सरकार और प्राइवेट कंपनी मिलकर काम करती हैं। और आखिर में कोऑपरेटिव सेक्टर, जहां बनाने वाले या काम करने वाले लोग ही मालिक होते हैं, जैसे अमूल। चलिए अब भारत की इंडस्ट्रियल कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं। हम 2 ऐसे पिलर्स की तुलना करेंगे जो भारत के डेवलपमेंट की पूरी कहानी कहते हैं। एक ट्रेडिशनल और दूसरा एकदम मॉडर्न। यहां एक बहुत ही शानदार तुलना है। एक तरफ है लोहा और इस्पात उद्योग, जो हमारी अर्थव्यवस्था की बुनियाद है। यह भारी कच्चे माल पर चलता है और इससे सड़कें, पुल और बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं। और दूसरी तरफ है हमारा आईटी उद्योग, जो ज्ञान यानी नॉलेज पर आधारित है। यह वेटलेस है, मतलब इसका कोई वजन नहीं, और यह हमारी डिजिटल इकोनॉमी को पावर देता है। यह भारत के औद्योगिक विकास के बदलते चेहरे को दिखाता है। अच्छा, लोहा इस्पात उद्योग को भारी उद्योग क्यों कहते हैं? क्योंकि यह देश के विकास का सारा भार उठाता है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 1950 के आसपास हम सिर्फ 1 मिलियन टन स्टील बनाते थे, जो 2004 तक 32 मिलियन टन से भी ज्यादा हो गया। मतलब 30 गुना से भी ज्यादा की छलांग। यही स्टील हमारे शहरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव में लगा है। अब आते हैं आईटी सेक्टर पर। ये जो नंबर दिख रहा है ना, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक सामाजिक बदलाव की कहानी कहता है। इस सेक्टर में काम करने वालों में लगभग 30% महिलाएं हैं।
आईटी इंडस्ट्री ने महिलाओं के लिए रोजगार के वो दरवाजे खोले हैं जो पहले शायद बंद थे, और ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आईटी इंडस्ट्री की जबरदस्त ग्रोथ के पीछे कई वजह हैं। सरकार ने जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाए, उससे इसे एक मजबूत बेस मिला। फिर बीपीओ सेक्टर के आने से तो जैसे इसमें पंख लग गए, और आज ये इंडस्ट्री हमारे देश के लिए फॉरेन एक्सचेंज कमाने वाले सबसे बड़े सोर्सेज में से एक बन चुकी है। तो हमने विकास की कहानी देख ली, स्टील से सॉफ्टवेयर तक का शानदार सफर भी देख लिया, लेकिन क्या इस सिक्के का कोई दूसरा पहलू भी है? इस जबरदस्त औद्योगिक प्रगति के लिए हमने क्या कीमत चुकाई है? और यही सवाल हमें हमारी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर ले आता है। इस औद्योगिकरण का हमारे पर्यावरण पर आखिर क्या असर पड़ा है? सच तो यह है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अपने साथ एक स्याह सच लेकर आता है, और वो है प्रदूषण। ये चार तरफ से हमला करता है। फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं हमारी हवा में जहर घोल रहा है। उनका केमिकल वाला कचरा हमारी नदियों को बर्बाद कर रहा है। जमीन पर फेंका गया मलबा उसे बंजर बना रहा है, और मशीनों का कान फाड़ देने वाला शोर वो नॉइज पोल्यूशन फैला रहा है। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है। इस नुकसान को रोकने के तरीके भी मौजूद हैं। पानी को रिसाइकिल करके उसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है। गंदे पानी को नदियों में छोड़ने से पहले ट्रीट किया जा सकता है। मशीनों पर फिल्टर और साइलेंसर लगाए जा सकते हैं। और सबसे जरूरी, कोयले जैसे गंदे ईंधन को छोड़कर गैस जैसे साफ सुथरे ईंधन को अपनाया जा सकता है। और ये सब हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है, क्या विकास और पर्यावरण एक साथ चल सकते हैं? क्या भारत अपनी आर्थिक रफ्तार को बनाए रखते हुए एक साफ सुथरा भविष्य भी बना सकता है? ये हमारे समय की